हेलो एंड वेलकम माय डियर व्यूअर्स, कैसे आप सब। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कैनेटिक वार स्टार्ट किए थे और मैंने आपको ये बताया था कि 3 कैनेटिक वार्स हुए, तो क्यों हुए, रीजन क्या थे कैनेटिक वार्स के, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं इसके रीजंस। ठीक है, तो पहला कैनेटिक वार आज हम पढ़ने वाले हैं और दूसरा कैनेटिक वार भी आज हम पढ़ेंगे, तो थर्ड वन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थर्ड कैनेटिक वार। तो जो चीज़ें मैं आपको फर्स्ट कैनेटिक वार में पढ़ाऊंगा, तो मे बी जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, वो कुछ फैक्टर्स, कुछ पॉइंट जो मैंने आपको कल बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो वो यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप घबराना नहीं, आपका रिवीजन हो सकता है। ठीक है, और लेकिन इसमें मैं ज़रूर आपको एक्स्ट्रा फैक्टर्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे और रीजन फर्स्ट कैनेटिक वार के क्या थे। ठीक है, एंड कैसे वार हुआ, इसमें किसने इंटरफेयर किया इस वार में, तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, वो चीज़ें आज हम देखेंगे पहले कैनेटिक वार में क्या क्या हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आप हेडिंग लिख लीजिए फर्स्ट कैनेटिक वार। फर्स्ट कैनेटिक वार आप हेडिंग लिख लीजिए टॉपिक का, शाबाश। अब आप एक पॉइंट पहला ही नोट कीजिए कि फर्स्ट कैनेटिक वार टुक प्लेस बिटवीन 1740 टू 1748। ठीक है, 1740 टू 1748, यानी कि पहला कैनेटिक वार जो है वो 1740 से लेकर 1748 के बीच में लड़ी गई। ठीक है, तो इसके अलावा आप ये पॉइंट नोट करोगे कि पहला कैनेटिक वार जो है था, पहला कैनेटिक वार जो था ये किसका था, ये एंग्लो फ्रेंच वार जो था यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में जो एंग्लो फ्रेंच वार चल रहा था, जो मैंने आपको कल बताया। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वार जो चल रहा था, ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वार जो चल रहा था कहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज में, ये उसी का एक्सटेंशन था। यानी कि ये जो है ना, ये जो कैनेटिक वार्स भारत में लड़ी गई, ठीक है, जो कैनेटिक वार्स भारत में लड़ी गई, जो एंग्लो फ्रेंच वार भारत में लड़ी गई, ठीक है, तो एक्चुअली ये जो है ना वार, ये कहाँ का था, ये यूरोपियन कंट्रीज का था। लेकिन यहाँ हमारे भारत में कैसे पूछा, वो मैंने आपको कल ही बताया था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो इनकी कंपनीज थी वो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रही थी, तो इसलिए ये वार फिर भारत में भी पहुंच गई। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो आपने क्या याद रखा, इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार इन यूरोप। ठीक है, विच का हाँ, वो कैसे हुआ था, विच वॉज काज्ड बाय ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कैसे बढ़ गई थी, जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन है, तो उसी वही मेन कारण था ना कैनेटिक वार्स का, वही मेन कारण था ना एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात, जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन है उसी की वजह से एंग्लो फ्रेंच राइवलरी बढ़ गई, कहां पे, यूरोपियन कंट्रीज में। तो जो हमारे भारत में कैनेटिक वार्स हुए उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था एंग्लो फ्रेंच वार, जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो यूरोपियन कंट्रीज में चल रही थी। ठीक है, यानी कि आपस में इनको आप रिलेट कीजिए। आप समझ गए नहीं मेरी बात, मैंने आपको बताया। अगर हम देखेंगे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है, उनका कारण क्या था, उनका कारण था ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ठीक है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। अगर हम देखेंगे कि कैनेटिक वार जो भारत में हुई, इसका जो मतलब रीजन था वो क्या था, वो था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो यूरोपियन कंट्रीज में बाहर चल रही थी। अब वो जाहिर सी बात है, वो तो भारत में भी पहुंच चुकी थी, अब यहाँ पे इनकी कंपनियां जो है वो यहाँ पे आपस में लड़ने लगी। ठीक है, देखिए कल भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था और आज मैं इसको थोड़ा सा एलाबरेट करूंगा। देखिए, जिस वक्त ये एंग्लो फ्रेंच राइवलरी स्टार्ट हो गई, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन जैसी होती है, तो उसके बाद ये राइवलरी जब स्टार्ट होती है, ठीक है, देखिए अगर हम 1740 की बात करेंगे, 1740 की, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस है इसलिए मुझे भाई बीच बीच में रुकना पड़ता है। 1740 में जिस वक्त मतलब ये कैनेटिक वार स्टार्ट हो गया, या हम कहेंगे ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम पे अगर हम फ्रेंच की बात करेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यानी कि फ्रांस का जो पावर था भारत में, वो वीक था। ठीक है, ब्रिटिश के कंपैरिजन में अगर हम ब्रिटिश का पावर कंपेयर करेंगे फ्रेंच के पावर के साथ, तो फ्रेंच का जो पावर था वो 1740 में वीक था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश का पावर जो है वो पावरफुल था। ठीक है, और इनका जो पावर था फ्रेंच का, वो क्या था, वो वीक था। तो जिस वक्त ये ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन होता है, जिस वक्त ये राइवलरी, जिस वक्त ये लड़ाई स्टार्ट होती है इंग्लिश, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, तो यहां पे 1740 में उस वक्त जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर होता है, फ्रेंच गवर्नर जनरल जो होता है यहां पे उस कंपनी का, उसका नाम होता है डुप्लिकस। क्या उसका नाम होता है, डुप्लिकस, आपने नाम सुना भी होगा। ठीक है,
तो जिस वक्त 1740 में जिस वक्त कैर्नेटिक वार स्टार्ट हो गई, जिस वक्त ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, उस वक्त क्या था, उस वक्त भारत में फ्रेंच कंपनी का जो फ्रेंच गवर्नर जनरल था वो कौन था, वो था डुप्लिकस। तो डुप्लिकस को ये चीज पता थी कि हम ब्रिटिशर से कमजोर हैं, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हम कमजोर हैं, ये चीज डुप्लिकस को पता थी। तो डुप्लिकस ने क्या कहा, डुप्लिकस ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को समझाया, यानी कि इसने वो ब्रिटिश लोग जो भारत में सेटल हो चुके थे उस टाइम पीरियड में 1740 में, तो डुप्लिक्स ने उनको समझाने की कोशिश की, इन द सेंस, यानी कि उसने उनको ये बताया, ब्रिटिशर्स के लोगों को वो ये समझा रहा था कि ये जो राइवलरी बाहर यूरोपियन कंट्रीज में हमारी चल रही है, ब्रिटिश और फ्रांस में, उसको आप वहीं तक रहने दीजिए, ठीक है, यानी कि वो लड़ाई जो है उसको भारत में मत घुसाइए, हम यहां पे क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है, हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, ट्रेड भी करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को हम तंग नहीं करेंगे। डुप्लिक्स का यही कहना था, वो ब्रिटिशर्स को यही समझा रहा था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यही समझा रहा था। क्यों, इसमें उसका भी मतलब एक अपना एक मतलब फायदा था, ठीक है, क्योंकि डुप्लिक्स को पता था कि हम कमजोर हैं, डुप्लिक्स को पता था ना कि हम कमजोर हैं, इसलिए अब वो उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ब्रिटिशर जो है ये हम पे अटैक ना करे, इसलिए डुप्लिक्स उनको ये समझा रहा था कि ये जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है इसको आप भारत में मत घुसाइए, ठीक है, इसको आप भारत के बाहर ही जो ये लड़ाई है ये वहीं पे वो खुद यूरोपियन कंट्रीज यानी कि ब्रिटिश और जो फ्रेंच है वो वहां पे लड़ेंगे, लेकिन भारत में हम ये नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने नहीं माना, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने ये राइवलरी कहां घुसाई, भारत में भी ये राइवलरी स्टार्ट की। देखिए बहुत समझाया उसने, डुप्लिक्स ने बहुत समझाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये उनको बता रहा था कि हम न्यूट्रलिटी, याद रखना ये टर्म आप नोट कीजिए क्योंकि एक बार पूछा गया है एसएससी में, न्यूट्रलिटी टर्म वहां पे मेंशन की गई थी, ठीक है, तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था फ्रांस का जिसने कैर्नेटिक वार्स के दौरान ब्रिटिशर्स को कहा था कि हम न्यूट्रलिटी पैदा करेंगे, हम न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है, तो वो कौन था, वो डुप्लिक्स था, यानी कि डुप्लिक्स ने कहा था कि हम भारत में न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नहीं माना। अब ब्रिटिशर्स ने जब नहीं माना, ब्रिटिशर जो है वो डिसएग्री कर रहे थे इसके स्टेटमेंट के साथ, तो उसके बाद इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यानी कि ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने क्या किया, उनका जो नेवल फोर्स था, उनका जो नेवी फोर्स था यानी कि उनका जो समंदरी फौज था, नेवी फोर्स जो उनका था उस वक्त उनका हेड, नेवी फोर्स का हेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी जो नेवी फौज थी उस नेवी फौज का हेड कौन था, बैरनेट। तो ध्यान रखना थी यहां पे दोस्तों, तो याद रखना अंडर बैरनेट जो है वो लीडर था उस वक्त नेवी का, इंग्लिश नेवी का वो लीडर था। तो अंडर बैरनेट जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इंग्लिश नेवी थी, जो इंग्लिश की नेवल फौज थी, उन्होंने जो फ्रांस के शिप्स थे यानी कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शिप्स थे कहां पे, भारत में साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे जो उनके शिप्स थे उन्होंने उनको क्या कर दिया, सीज कर दिया। तो क्या आपने यहां पे पॉइंट नोट किया, आपने ये पॉइंट यहां पे याद रखना है कि जो बैरनेट ने क्या किया, बैरनेट ने अपने इंग्लिश नेवी को, बैरनेट उनका नेवी का हेड था ना, इंग्लिश नेवी का हेड था वो उस वक्त, ठीक है, तो बैरनेट ने अपनी इंग्लिश नेवी को कमांड दी कि आप फ्रेंच के जितने भी शिप्स हैं साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे, यानी कि फ्रेंच के जितने भी शिप्स हैं हमारे भारत में, ठीक है, उनको आप सीज कीजिए। अब सीज करने से क्या होगा, जब ये उनके शिप्स को सीज करेंगे तो उनका ट्रेड जो है वो क्या हो जाएगा, वो ठप हो जाएगा, ठीक है, उनका ट्रेड जो है, उनके ट्रेड को क्या पूछेगा, नुकसान पूछेगा, और उससे क्या आ जाएंगे, उससे फ्रेंच के लोग जो हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तंग आ जाएंगे और वो भारत को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। ये किनका प्लान था, ये ब्रिटिशर्स का प्लान था, समझना। अब क्या हो जाएगा, जब इनके शिप सीज किए गए, तो शिप सीज किए गए, जैसे इनके शिप सीज किए गए, जैसे इनका फ्लीट सीज किया गया, तो यहां पे जो डुप्लिक्स था, ठीक है, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिग्नल भेजी, किसको, इन्होंने
समहाउ दे मैनेजर्ड, उन्होंने किसी तरीके से कांटेक्ट किया, यहाँ किसी दूसरे शिप से भेजा होगा ये हिस्ट्री में, लेकिन मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ आपको जो बुक्स में लिखा गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा आप उसमें ये नहीं लिखा गया कि फिर कैसे उनका कांटेक्ट हुआ, ये चीज़ मैं भी नहीं जानता हूँ, ना ही बुक्स में कहीं पे लिखा गया है, ठीक है। तो मैंने बहुत मतलब कोशिश की कि मैं ये चीज़ भी जानने की कोशिश करूँ कि ये कांटेक्ट फिर कैसे हुआ, ठीक है। मे भी कोई एक दो शिप बचे हुए होंगे जो ब्रिटिशर्स ने सीज नहीं किए हुए होंगे, तो उसी में फिर ये फ्रेंच के कुछ लोग गए होंगे। कहाँ कहाँ गए फिर? एक आइलैंड में गए, उस आइलैंड का नाम था मॉरिटस। अब ये मॉरिटस जो है ना, ये मॉरिटस जो आइलैंड था ना, ये फ्रांस के अंडर ही था, ठीक है। ये एक प्रोविंस थी, ये एक आइलैंड था जो फ्रांस के अंडर ही थी। अब क्या होता है देखिए, ध्यान रखना, फ्लीट्स को सीज किया गया, ठीक है। फ्रेंच के जितने भी फ्लीट्स थे उनको सीज किया गया, भारत में साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे जितने भी थे उनको सीज किया गया। तो अब क्या होता है, डुप्लीकस इतने ही में, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिग्नल किसको भेजती हैं? वो सिग्नल भेजती हैं मॉरिटस आइलैंड का जो एडमायरल होता है, यानी कि मॉरिटस आइलैंड, मॉरिटस याद रखना, नोट करो पहले, मॉरिटस, ठीक है, मॉरिटस, मॉरिटियस आइलैंड का जो एडमायरल होता है, यानी कि वहां पे मान लीजिए आप जो रूलर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, मॉरिटस किसके अंडर था? ये फ्रांस के अंडर था। फ्रांस के जो गवर्नमेंट है, फ्रांस का जो किंग था, उसने तो वहां पे किसी ना किसी को चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या प्रेसिडेंट कहिए, या आप एडमायरल कहिए, या आप गवर्नर कहिए, या सूबेदार कहिए, उसने तो किसी को वहां पे वो सौंप दिया होगा ना, मॉरिटस, जो उसको कंट्रोल करता होगा, ठीक है, जो उसको एडमिनिस्टर कर रहा था, ठीक। तो ध्यान रख लीजिए आप, शिप्स क्या हो गए, शिप्स जब जैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चला कि हमारे जितने भी फ्लीट्स हैं, जितने भी शिप्स हैं वो सीज किए गए, तो उन्होंने किसको मैसेज भेजी? उन्होंने किसको रिक्वेस्ट की हेल्प के लिए? मॉरिटस के एडमायरल को। उसका नाम क्या था? ध्यान रख लीजिए, मॉरिटस क्या था? ये एक आइलैंड था। मॉरिटस क्या था? ये एक आइलैंड था जो किसके अंडर था? जो फ्रांस के अंडर ही काम करता था, ठीक है। तो अब जैसे उनको ये पता चला, तो उन्होंने किसको रिक्वेस्ट की हेल्प के लिए? एडमायरल को। किस एडमायरल को? मॉरिटस के एडमायरल को। उसका नाम क्या था? नाम जानने की हम कोशिश करेंगे। उसका नाम था ला बोर्डोनियस, ठीक है, ला बोर्डोनियस, ठीक है, ला बोर्डोनियस, ला बोर्डोनियस, ठीक है, ला बोर्डोनियस उसका नाम था, ठीक है। तो ला बोर्डोनियस अब क्या करता है? ये फ्रेंच गवर्नर था, ध्यान रखना। ला बोर्डोनियस जो है, एडमायरल ला बोर्डोनियस जो था, ये फ्रेंच गवर्नर था मॉरिटस का। फ्रेंच गवर्नर था किसका? मॉरिटस का। अब ये क्या करेगा? रिक्वेस्ट तो उन्होंने की, किन्होंने की? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कहां पे बैठे थे? खुद भारत में बैठे थे। उन्होंने किसको रिक्वेस्ट की? मॉरिटस के फ्रेंच गवर्नर को, जिसका नाम था ला बोर्डोनियस। अब जैसे ही ये मैसेज इस ला बोर्डोनियस तक पहुंचती हैं, वो क्या करता है? वो अपना फ्लीट एक तैयार करता है। तो ये एक फ्लीट तैयार करता है, ये खुद भी निकलता है, ठीक है। ला बोर्डोनियस जो है, ये एक फ्लीट तैयार करता है, एक स्क्वाड ये तैयार करता है, एक फौज, ये आर्मी एक तैयार करता है। उसमें 3000 मैन होते हैं, 3000 मैन होते हैं, ठीक है। यानी कि 3000 मैन का एक स्क्वाड ये तैयार करता है। कौन? ला बोर्डोनियस। और ये 3000 मैन को ये एक फ्लीट में भेजता है। कहां भेजता है? कोरामंडल कोस्ट की तरफ। कहां पे? कोरामंडल कोस्ट की तरफ ये 3000 आदमियों को भेजता है। कहां से? मॉरिटस से। कहां भेजता है? भारत में, कोरामंडल कोस्ट पे। किस लिए भेजता है? ताकि ये जो 3000 मैन है और ये जो शिप्स हैं, ये किसके काम आएंगे? ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया को काम आएंगे। कहां पे? ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में। अब जैसे ये 3000 आदमी कोरामंडल कोस्ट पे पहुंचते हैं, तो ये एक हिम्मत देते हैं। किसको हिम्मत देते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जैसे ये 3000 आदमी पूछते हैं, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ना, वो रिटेलिएट करते हैं, वो काउंटर अटैक करते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ काउंटर अटैक करती हैं, ये उनके खिलाफ रिटेलिएट करती है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? देख लीजिए, ध्यान रखना, ये मद्रास को सबसे पहले, ये मद्रास को कैप्चर करती हैं। किसको कैप्चर करती हैं? सबसे पहले इन्होंने मद्रास को कैप्चर किया 1746 में। किसने मद्रास को कैप्चर किया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को कैप्चर किया। और इसके अलावा ध्यान रखना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को कैप्चर किया 1746 में, लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज जो थी ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट एसटी जॉर्ज,
फोर्ट एसटी जॉर्ज में जितने भी कुछ पोजेशन थे, वेपन्स था, या हम कहेंगे स्पाइसेस थे, या कुछ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो उन्होंने किया था, तो जितना भी ब्रिटिशर्स का सामान वहां पे था, कहां पे, फोर्ट सेंट जॉर्ज में, तो वो उन्होंने कैप्चर किया। क्या किया? वो भी उन्होंने कैप्चर किया। वो भी उन्होंने क्या किया? कैप्चर किया, यानी कि अपने पास रख लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और इसके साथ साथ फोर्ट सेंट जॉर्ज के सराउंडिंग्स में, ठीक है, इसके जितने भी सराउंडिंग्स में जितने भी एरियाज थे, उनको भी इन्होंने क्या किया? कैप्चर किया। किसने कैप्चर किया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये जो कैप्चर मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सितंबर 1946 की बात है, ठीक है, सितंबर 1746 की बात है ये, ठीक है। सितंबर 1746 में मद्रास को ये कैप्चर करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में जितने भी पोजेशंस होते हैं ब्रिटिशर्स के, वो उनको ये कब्जा कर देते हैं, और फोर्ट सेंट जॉर्ज के सराउंडिंग्स में जितने भी एरियाज होते हैं, उनको भी ये क्या करते हैं? कब्जा कर देते हैं। और इसके अलावा ये बहुत सारे मतलब ब्रिटिशर्स जो है ना, उनको ये इंप्रिजन करते हैं, यानी कि उनको ये कैद करते हैं, यानी कि उनको ये प्रिजनर्स बनाते हैं। कौन प्रिजनर्स बनाते हैं उनको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें से ध्यान रखना, उसमें से रॉबर्ट क्लाइव भी एक था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, रॉबर्ट क्लाइव को भी एज ए प्रिजनर इन्होंने अरेस्ट किया था, इसको भी इम्प्रिजन किया था। ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, सितंबर 1746 में जब फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, और इसके एडजॉइनिंग एरियाज और मद्रास को जब ये कैप्चर करते हैं, उसके साथ साथ ये बहुत सारे प्रिजनर्स को भी कैप्चर करते हैं, उसमें रॉबर्ट क्लाइव भी शामिल था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को भी वहां पे प्रिजनर, एज ए प्रिजनर उसको अरेस्ट किया जाता है। हाँ, अब वार से तो कुछ होता नहीं है, चाहे वो यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ी जाए, चाहे वो किसी भी कंट्री के बीच में लड़ी जाए, या चाहे क्यों ना वो दो विलेज के बीच में क्यों ना कोई लड़ाई झगड़ा हो, उससे कोई भी समाधान नहीं निकलता, उससे कोई भी सोल्यूशन मेरे दोस्तों नहीं निकलता। जैसे कि मैं बार बार एक कोटेशन बताता हूं आपको कि फ्यूचर जो है ना, कहा जाता है ना कि फ्यूचर में वेपन्स की जरूरत पड़ेगी कंट्रीज को, बाकी चीजें नहीं। फ्यूचर उसी कंट्री का होगा जिसके पास जितने ज्यादा ग्रेन्स होंगे, वही कंट्री उतनी ज्यादा ताकतवर होगी। ये वेपन्स ये किसी के काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए, और हमारी आइडियोलॉजी भी यही होनी चाहिए कि पीसफुली हर एक मसला जो है, पीसफुली हर एक मैटर जो है, हर एक इशू जो है, वो पीसफुली हल होना चाहिए, ठीक है। यह हमारी हर एक बच्चे की, हर एक भाई, हर एक बहन की मेंटालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप देखिए क्या होता है। और इस पीछे बढ़ो। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मॉरिटस के गवर्नर जनरल को मदद मांगी। अब इंग्लिश वाले अब कमजोर होने लगे। जैसे ही 3000 आदमी यहां पहुंचते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करने के लिए, इसके साथ क्या होता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो कमजोर होने लगते हैं। अब वो क्या करेंगे, इंग्लिश वाले जो है ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यानी कि ब्रिटिशर जो है, वो अब नवाब ऑफ कर्नाटक जो था, ठीक है, नवाब ऑफ कर्नाटक को वो अब मदद मांगने लगे। किसको? नवाब ऑफ कर्नाटक को वो मदद मांगने लगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मॉरिटस के फ्रेंच गवर्नर को मदद मांगी, और इंग्लिश वाले जो है इन्होंने किसको मदद मांगी? इन्होंने नवाब अनवरुद्दीन, जो नवाब ऑफ कर्नाटक था, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक का जो नवाब था, जिसका नाम था नवाब अनवरुद्दीन, ठीक है, नवाब अनवरुद्दीन। नवाब अनवरुद्दीन जो है, ये किनकी मदद करता है? ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करता है। और ये नवाब अनवरुद्दीन जो है ना, जो मद्रास फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर की थी, ये नवाब अनवरुद्दीन क्या करता है? ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलता है, ये फ्रेंच के लोगों को बोलता है कि आप मद्रास को छोड़ दीजिए। ये उनको बोलता है कि आप मद्रास को क्विट कीजिए, यानी कि आप मद्रास को खुला छोड़ दीजिए। जो आपने कब्जा किया है मद्रास, उसको आप ब्रिटिशर्स को वापस हवाला कीजिए, ठीक है। ये कौन बता रहा है? ये नवाब अनवरुद्दीन बता रहा है किनको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही ना, ठीक है। लेकिन क्या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास को क्विट करेगी? क्या नहीं करेगी?
क्यों? क्योंकि डुप्लिक्स का कहना यह था कि वार जो है, ये जो वार है, ये जो लड़ाई है, मैंने उनको बोला था कि ये यूरोपियन कंट्रीज ही लड़ेंगे, इसको हम भारत में आने नहीं देंगे इस लड़ाई को। लेकिन स्टार्ट किसने किया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब विक्ट्री किनके होने लगी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की होने लगी फर्स्ट कैर्नेटिक वार में। अब देखेंगे हम आगे आगे भी हम देखेंगे क्या होता जाएगा, लेकिन यहां तक तो फिलहाल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही सुपीरियर है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मद्रास को कैप्चर किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज को कैप्चर किया, इंप्रिजन किया कुछ लोगों को। ठीक है, तो यहां तक फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि फ्रेंच ही क्या है, पावरफुल है। ठीक है, इस वार में। तो चलिए आगे क्या होता है, देखिए। जब फ्रेंच की कंपनी रिफ्यूज करती है मद्रास को क्विट करने से, तो उसके बाद नवाब अनवरुद्दीन जो है ना, वो अपनी आर्मी भेजता है। क्या भेजता है? वो अपनी आर्मी भेजता है। जाहिर सी बात है, ये जो आर्मी थी नवाब अनवरुद्दीन की जो आर्मी थी, उसमें कौन से सोल्जर्स थे? उसमें इंडियन सोल्जर्स ही थे ना। उसमें कौन सोल्जर्स थे? उसमें इंडियन सोल्जर्स थे। इसने जो आर्मी भेजी उसमें कितने सोल्जर्स थे याद रखना, उसमें 1 10 100,000 10,000। ठीक है, 1 10 100,000 10,000, उसमें 10,000 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे। ठीक है, तो कितने सोल्जर्स थे? ये किसने भेजे? अनवरुद्दीन ने जो आर्मी भेजी, किसके खिलाफ भेजी? फ्रेंच को लड़ने के लिए। ठीक है, यानी कि फ्रेंच के खिलाफ लड़ने के लिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए जो सोल्जर्स किसने भेजे? अनवरुद्दीन ने भेजे। तो कितने भेजे थे? 10,000 भेजे थे। कितने भेजे? 10,000 सोल्जर्स इसने भेजे थे। ठीक है, जिसमें क्या थे? जिसमें 700, ठीक है, इसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे और इसमें कौन थे? उसमें ब्रिटिशर्स भी थे। लेकिन इसमें 700 सोल्जर्स जो है ना, वो अनवरुद्दीन की जो खास आर्मी थी, यानी कि इंडियन सोल्जर्स, उसमें 700 थे। कितने थे? इसमें 700 इंडियन सोल्जर्स भी थे। कितने थे? 700 इंडियन सोल्जर्स भी थे। अब देख लीजिए, ये तो अब लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी इनको। एक तरफ से अनवरुद्दीन है, एक तरफ से अनवरुद्दीन है। अनवरुद्दीन का कितना फौज है? 10,000 फौज है। कितना है? 10,000 फौज है अनवरुद्दीन का। 1 10 10,000। ठीक है, 10,000 फौज है अनवरुद्दीन का, यानी कि इंग्लिश, हम कहेंगे ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ लड़ रहे हैं ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ से यहां पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्या है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने सोल्जर्स लड़ रहे थे इन 10,000 सोल्जर्स के खिलाफ? ओनली 230। कितने? ओनली 230। याद रखना मेरे दोस्तों, यहां से 10,000 थे, यहां से 230 थे। यानी कि ये जो वार था, ये 10,000 सोल्जर्स वर्सेस 230 सोल्जर्स के बीच में था। ये 10,000 इंडियन आर्मी वर्सेस 230 यूरोपियंस के बीच में था। लेकिन याद रखना, यहां पे ये जो 10,000 थे ना, ये सारे के सारे इंडियन आर्मी के जवान नहीं थे, यानी कि ये सारे के सारे इंडिया के नहीं थे। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी भी थी और इसमें 700 जो लोग थे वो किसके थे? इंडियन सोल्जर्स थे, यानी कि अनवरुद्दीन की अपनी एक खास आर्मी से जो ताल्लुक रखते थे, वो भी उसने, उनको भी उसने भेजा था लड़ने के लिए। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अनवरुद्दीन की जो आर्मी थी ना, उसका हेड जो है ना, वो किसके अंडर काम कर रही थी? वो, यानी कि उनको कौन कमांड कर रहा था? महफूज खान। याद रखना, यहां पे याद रखना। ठीक है, महफूज खान। क्या उसका नाम था? महफूज खान पढ़िए या महफूज खान पढ़िए, एक ही बात है। यानी कि ये जो है ना, इसकी आर्मी, अनवरुद्दीन की आर्मी किसके अंडर थी? महफूज खान के अंडर। और यूरोपियंस, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी आर्मी किसके अंडर काम कर रही थी? इनका कमांडर कौन था? कैप्टन पैराडाइज। क्या उसका नाम था? कैप्टन पैराडाइज। क्या उसका नाम था? कैप्टन पैराडाइज। अब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि यहां पे कौन, ये जंग जो है ये कौन जीतेगा? एक तरफ से 10,000 सोल्जर्स हैं और दूसरी तरफ से ओनली 230 सोल्जर्स। क्या लगता है आपको, ये जंग कौन जीतेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए, ये जो फर्स्ट कैर्नेटिक वार है ना, ये जो जंग लड़ने जा रहे हैं ना, इसी को नाम दिया गया था फर्स्ट कैर्नेटिक वार। ठीक है, इसी को नाम दिया गया था फर्स्ट कैर्नेटिक वार। ये जो अब जंग लड़ने वाले हैं ना, अनवरुद्दीन की आर्मी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी जंग को नाम दिया गया था फर्स्ट कैर्नेटिक वार। ठीक है, फर्स्ट कैर्नेटिक वार, इसी को नाम दिया गया था। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए, पहला जो कैर्नेटिक वार है ये कहां पे लड़ी गई? यानी कि जो अनवरुद्दीन की आर्मी जो थी, 10,000 आर्मी जो इसकी थी, और वर्सेस 230 यूरोपियन फ्रेंच आर्मी जो थी, तो ये वाली जो जंग है ये कहां पे लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी मयालपुर में। कहां पे? याद रखना, ये मयालपुर में लड़ी गई थी। कहां पे? मयालपुर में ये जंग लड़ी गई थी, जो सेंट थॉमस, ठीक है, जो सेंट थॉमस के नजदीक है। ठीक है,
मयालपुर जो सेंट थॉमस के नजदीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए किस रिवर पे लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर अदियार। ठीक है, फर्स्ट कैर्नेटिक वार जो है इट वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर अदियार। कब लड़ी गई थी? 1746 में। ये जो जंग है ना, ये जो जंग अनवरुद्दीन और यूरोपियंस के बीच में लड़ी गई थी अदियार पे, ये 1746 में ही लड़ी गई थी। पहला कैर्नेटिक वार मुझे पता है 1740 से लेकर 48 के बीच में, मतलब ये जंग जारी रही। ठीक है, ये जंग जारी रही, लेकिन ये जो बैटल स्टार्ट हुआ ना अदियार पे, जो बैटल स्टार्ट हुआ, जो अनवरुद्दीन की आर्मी और यूरोपियंस की आर्मी के दरमियान जो जंग मतलब स्टार्ट हुई, ये 1746 में असली जंग मतलब लड़ी गई। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ पे? अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो आप भी बताओगे सर जो 10,000 वाली जो आर्मी है वही उन्हीं की मतलब विक्ट्री होगी और जो 230 हैं उनको डिफीट किया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे एक मिरेकल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मिरेकल होता है। देखिए, जो अनवरुद्दीन की आर्मी थी, जो नवाब है ना, जो नवाब अनवरुद्दीन की आर्मी थी, उनको शिकस्त मिलती है। हाँ, उनको डिफीट किया जाता है। ध्यान रखना, उनको डिफीट किया जाता है। एक तरफ से 10,000 आर्मी थी और दूसरी तरफ से 230 सोल्जर्स थे, लेकिन जीत तो 10,000 आर्मी की होनी चाहिए, जीत तो 10,000 सोल्जर्स की होनी चाहिए थी, लेकिन जीत यहां पे किन की होती है? 230 यूरोपियन सोल्जर्स की, यानी कि 230 फ्रेंच सोल्जर्स की यहां पे विक्ट्री होती है। ठीक है, जीत होती है, यानी कि वो डिफीट करते हैं 230 यूरोपियन जो है, वो 10,000 इंडियन आर्मी को, 10,000 नवाब जो अनवरुद्दीन जो था उनकी आर्मी को वो डिफीट करता है। ठीक है, तो अब ये जो बैटल लड़ी गई अदियार के रिवर बैंक पे 1746 में नियर एसटी थॉमस मयालपुर में, तो इस बैटल का नाम रखा गया था बैटल ऑफ सेंट थॉमस। क्या इसका नाम रखा गया था? बैटल ऑफ सेंट थॉमस। ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस इसका नाम रखा गया था। बैटल ऑफ सेंट थॉमस और बैटल ऑफ सेंट थॉमस और बैटल ऑफ सेंट थोमी। ठीक है, फिर से मैं बता दूंगा, आई विल रिपीट, बैटल ऑफ सेंट थॉमस और बैटल ऑफ सेंट थोमी, ये जंग किसके बीच में लड़ी गई थी? ये नवाब अनवरुद्दीन की आर्मी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के बीच में लड़ी गई थी। कहां पे लड़ी गई थी? अदियार के रिवर बैंक्स पे। कहां पे? मयालपुर में नियर एसटी थॉमस। कब लड़ी गई थी? 1746 में ये जंग लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1746 में ये जंग लड़ी गई थी। अब देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान रखना यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। ठीक है, अब आपसे लास्ट पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए पहला कैर्नेटिक वार जो है वो कैसा एंड हुआ? तो वहां पे पहला कैर्नेटिक वार जो है, फर्स्ट कैर्नेटिक वार जो है वो एक ट्रीटी की वजह से एंड हुआ था, यानी कि एक ट्रीटी साइन की गई थी, उसी के साथ साथ फर्स्ट कैर्नेटिक वार एंड हुआ था। तो उस ट्रीटी का नाम क्या था? उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी, नोट कीजिए, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ, यानी कि फर्स्ट कैर्नेटिक वार एंडेड विद ए ट्रीटी जिसका नाम क्या था? दैट वाज नेम्ड एज ट्रीटी ऑफ एक्स ला चपेली। ट्रीटी ऑफ एक्सला चपेली। ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चपेली जो है ना, दिस वाज द ट्रीटी दैट एंडेड द फर्स्ट कैर्नेटिक वार। तो ये ट्रीटी साइन कब की गई थी? ये ट्रीटी साइन की गई थी 1748 में। ठीक है, 1748 में ये ट्रीटी साइन की गई थी। तो इस ट्रीटी में क्या लिखा गया था? इस ट्रीटी की वजह से, ठीक है, इस ट्रीटी में मतलब क्या कंडीशंस थे? इस ट्रीटी में मद्रास जो है ना, ये लिखा गया था कि मद्रास जो है ये हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, यानी कि दिस विल बी हैंडेड बैक टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच के लोगों को मद्रास जो है वो छोड़ना था, वो किन के हवाले करना था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। यानी कि पहले भी वो मद्रास इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही था, लेकिन 1746 में फ्रेंच ने उसको कब्जा किया था, तो अब फ्रेंच को ये मद्रास वापस देना पड़ेगा। किसको? इंग्लिश को। ये किस में लिखा गया था? ट्रीटी ऑफ एक्सला चपेली में। ठीक है, लेकिन इसके साथ तो अब फ्रेंच का क्या फायदा? यहाँ पे फ्रेंच को भी एक फायदा मिला। फ्रेंच को लुइसबर्ग दिया गया, उसको अपनी टेरिटरीज वापस दी गई। जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज में जो लड़ाई चल रही थी टेरिटरीज के ऊपर, तो वहां पे फ्रेंच को अपनी टेरिटरीज वापस दी गई। ठीक है, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, लुइसबर्ग। ठीक है, लुइसबर्ग एक टेरिटरी थी, कहां पे? नॉर्थ अमेरिका में। तो वहां पे भी लड़ाई थी ब्रिटिश और किसके बीच में? फ्रेंच के बीच में। लुइसबर्ग के ऊपर भी लड़ाई थी, तो लुइसबर्ग फिर किसको दिया गया? फ्रेंच को दिया गया। और भारत में जो मद्रास था वो किसको दिया गया? नॉर्थ अमेरिका में था ये। ठीक है, लुइसबर्ग नॉर्थ अमेरिका में था। ठीक है, अमेरिका में एक टेरिटरी थी।
ठीक है, तो ये किसको दिया गया, ये फ्रेंच को दिया गया, और भारत में जो मद्रास था वो किसको दिया गया, वो इंग्लिश को दिया गया। तो इस ट्रीटी के साथ साथ फर्स्ट कैरेटिक वार खत्म होता है। अब हम देखेंगे सेकंड कैरेटिक वार। नाउ सेकंड कैरेटिक वार आप हेडिंग में लिख लीजिए सेकंड कैरेनेटिक वार या सेकंड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। ठीक है, सेकंड कैरेनेटिक वार कब होता है, ये 1749 से लेकर 54 के बीच में होती है। ठीक है, 1749 टू 54 सेकंड कैरेनेटिक वार होती है। अब इसका रीजन क्या होता है, डायरेक्ट में इसी पे आऊंगा। ये सेकंड कैरेनेटिक वार भी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ही होती है, यानी कि सेकंड कैरेनेटिक वार भी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ही लड़ी जाती है। तो रीजन इसके क्या थे, उसका रीजन क्या था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो इसका रीजन क्या था, इसका सेकंड कैरेनेटिक वॉर का रीजन क्या था, इसका रीजन था इंटरफेरेंस इन डायनास्टिक डिस्प्यूट्स। इंटरफेरेंस नोट कीजिए, इंटरफेरेंस ऑफ डुप्लीकस, मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, डुप्लीकस या इंटरफेरेंस ऑफ फ्रेंच इन डायनास्टिक सक्सेशनस। ठीक है, डायनास्टिक सक्सेशनस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि सेकंड कैरेनेटिक वार का मेन रीजन जो था ना वो यही था कि फ्रांस जो है ना वो इंडिया में जो लोकल डायनास्टीज रूल कर रही थी, मतलब नवाब्स रूल कर रहे थे, निजाम्स रूल कर रहे थे लोकल लेवल पे। ठीक है, तो वहां पे उनकी जब डेथ होती थी तो फिर उसके बाद जो सक्सेसर्स आते थे ना तो वो खुद चूज कर लेते, उनका बेटा आएगा या बेटी आएगी। लेकिन फ्रांस वाले जो है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, डुप्लीकेट जो है ना, वो उसमें इंटरफेयर करता था, यानी कि वो अपनी मनमानी कर रहा था। वो चाहता था कि जिसको मैं सक्सेसर मतलब बना दूंगा। ठीक है, मतलब किसी निजाम की डेथ होती है, वो डुप्लीकेट फिर चाहता था कि मैं ही इसके बाद जो इसका सक्सेसर है वो मैं ही चूज करूंगा। भारत के ही किसी नागरिक को उसका सक्सेसर बनाता, थ्रोन का जो थ्रोन संभालता। लेकिन वो चाहता था कि मेरी मर्जी पे, मतलब वो चाहता था कि जिसको मैं चूज करूं वही बनना चाहिए। अब इसमें क्या मतलब मकसद था कि वो किसी को चूज करेगा, वो किसी सक्सेसर को चूज करेगा, सपोर्ट करेगा किसको। उसका मतलब ये था कि अगर मैं आज किसी को सक्सेसर बनाऊंगा, अगर मैं आज किसी सक्सेसर को सपोर्ट करूंगा, वो थ्रोन संभालेगा, और कल वो क्या करेगा, कल वो मुझे वापस सपोर्ट करेगा, कल वो मुझे कोई जमीन देगी, कल वो मुझे ट्रेडिंग के लिए परमिशन देगा। तो ये इसका मकसद था। तो सेकंड कैरेनेटिक वार का क्या था मेन रीजन, इट्स मेन रीजन वाज interference of duplicates, interference of French in dynastic disputes, or we can say that interference of duplicates in dynastic feuds। ठीक है, डायनास्टिक फ्यूड्स भी ये होता है, डायनास्टिक डिस्प्यूट्स ही। ठीक है, कहां पे, जो साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली जो साउथ इंडिया में जो ये डिस्प्यूट्स थे ना, डायनास्टिक डिस्प्यूट्स, तो उसमें इंटरफेयर कर रहा था कौन, डुप्लीकेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जो देखिए सक्सेशन डिस्प्यूट्स, जो कैरनेटिक, यानी कि कैरनेटिक में जब नवाब की डेथ होती थी, या फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में जब किसी निजाम की डेथ होती थी, निजाम नवाब, ये जो है ना, ये मान लीजिए ये रूलर्स थे। ठीक है, ये किंग थे, ये इनका लोकल नेम था। ठीक है, लोकली इनको क्या किस नाम से पुकारा जाता था, नवाब से, निजाम से। ये मतलब ये किंग को एक लोकल नाम दिया जाता था, एक लोकल टाइटल दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, जो सक्सेशन डिस्प्यूट्स कहां पे आ रहे थे, कर्नाटक में और हैदराबाद में, वहां पे इंटरफेयर कर रहे थे कौन, डुप्लीकेट्स। तो डुप्लीकेट्स का मकसद क्या था, वो ये चाहता था कि मैं अपना पावर, मैं अपना पॉलिटिकल, डुप्लीकेट्स का मकसद यह था कि मैं फ्रेंच का पॉलिटिकल पावर इंक्रीज करूंगा, मैं फ्रेंच का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस साउदर्न इंडिया में क्या करूंगा, साउदर्न इंडिया में मैं वो इंक्रीज करूंगा, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। ये किसका मकसद था, डुप्लीकेट्स का मकसद था। अब देख लीजिए, थोड़ी सी हिस्ट्री सुना देता हूं, इस पे भी बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 1740 में क्या होता है, 1740 में मराठा जो है ना, वो कर्नाटक को इन्वेड करते हैं। क्या करते हैं, वो कर्नाटक को इन्वेड करते हैं। कौन इन्वेड करते हैं, मराठास। कब इन्वेड इसको करते हैं, 1740 में। तो 1740 में मराठा जो हैं वो इन्वेड करते हैं कर्नाटक को, और कर्नाटक को इन्वेड करने के साथ साथ वो कर्नाटक के नवाब को मार देते हैं। ठीक है, उसका मर्डर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, उसको मार देते हैं, उसको किल कर देते हैं। उस नवाब का नाम था दोस्त अली। क्या उसका नाम था, दोस्त अली।
1740 में मराठास ने कर्नाटक को इन्वेड किया और वहां पे कर्नाटक के नवाब को मार दिया, जिसका नाम था दोस्त अली। तो दोस्त अली कौन था? ये एक नवाब था कर्नाटक का, उसको मार दिया मराठास ने 1740 में और मराठा को इन्वेड किया। और इसके साथ साथ दोस्त अली को मारने के साथ साथ 1740 में जिस वक्त कर्नाटक को मराठास ने इन्वेड किया, उन्होंने उसका जो सन इन लॉ था, ठीक है, सन इन लॉ यानी कि सन इन लॉ जो किसका था? दोस्त अली, नवाब दोस्त अली का जो सन इन लॉ था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था चंदा साहिब। क्या उसका नाम था? चंदा साहिब उसका नाम था। मैंने आपको बताया नवाब दोस्त अली का जो सन इन लॉ था, जिसका नाम चंदा साहिब था, उसको भी उन्होंने प्रिजनर बना लिया। क्या बना लिया? कैद किया, यानी कि इम्प्रिजन किया, कैदी बना दिया, ठीक है, इम्प्रिजन किया, ठीक है। याद रखा ना, मराठास ने जिस वक्त कर्नाटक को इन्वेड किया उसी वक्त उन्होंने इसके नवाब दोस्त अली को मार दिया और उसका जो सन इन लॉ था उसको भी अरेस्ट किया और उसको प्रिजनर बना लिया। और उसके बाद 1743 में निजाम जो होता है हैदराबाद का रूलर, यानी कि निजाम ऑफ हैदराबाद जिसको हम कहते हैं, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद जो होता है 1743 में, वो कहां आता है? वो कर्नाटक में आता है। कहां आता है? 1743 में जो हैदराबाद का जो निजाम होता है वो कहां आता है? वो कर्नाटक पहुंचता है। कहां पहुंचता है? जब हैदराबाद का निजाम 1743 में कर्नाटक पहुंचता है, वो वहां पे एक नवाब को, ठीक है, वहां पे वो एक नवाब को अपॉइंट करता है। कहां पे? यानी कि कर्नाटक में ही। यानी कि निजाम ऑफ हैदराबाद 1743 में नवाब ऑफ कर्नाटक को अपॉइंट करता है। यानी कि वो कर्नाटक के लिए किसको चुनता है? एक नवाब को चुनता है। तो किसको चुनेगा अब वो? किसको चुनेगा? नवाब अनवरुद्दीन को। किसको? नवाब अनवरुद्दीन खान उसका नाम होता है। क्या उसका नाम होता है? अनवरुद्दीन खान। अनवरुद्दीन खान। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया 1743 में निजाम ऑफ हैदराबाद जो होता है, निजाम ऑफ हैदराबाद कहां आता है? कर्नाटक आता है। और कर्नाटक में वो एक नवाब को वो अपॉइंट करता है, नवाब ऑफ कर्नाटक को अपॉइंट करता है, जिसका नाम क्या होता है? नवाब अनवरुद्दीन खान। क्या उसका नाम होता है? नवाब अनवरुद्दीन खान। तो यहां तक समझ में आया? शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद है ना, अभी मैंने आपको बताया था 1740 में किसको अरेस्ट किया गया था? चंदा साहिब को, है ना, दोस्त अली के सन इन लॉ को अरेस्ट किया गया था। किसने अरेस्ट किया? मराठास ने अरेस्ट किया था। लेकिन 1748 में जो मराठास होते हैं वो चंदा साहिब को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? साहिब को वो क्या देते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि ही वाज सेट फ्री, हम ये कहेंगे, ठीक है। तो 1748 में चंदा साहिब को मराठास ने जेल से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और 1748 में ही क्या होता है? जो निजाम होता है, जो हैदराबाद का निजाम होता है, 1748 में ही क्या होता है? जो हैदराबाद का निजाम होता है, जिसका नाम होता है निजामुल मुल्क आसिफ जाह, ठीक है, निजामुल मुल्क आसिफ जाह जो निजाम होता है हैदराबाद का, ठीक 1748 में ही उसकी भी क्या होती है? डेथ होती है, ठीक है। ही पासड अवे इन 1748 और 1748 में ही मराठास ने चंदा साहिब को रिलीज किया था। अब क्या हो जाएगा? निजाम था ये, मतलब हम कहेंगे एक हिसाब से तो मोनार्की था, डेमोक्रेसी मत थी क्या इलेक्शन हो जाएंगे अब किसी दूसरे को चुनेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसका कोई सक्सेसर ही आने वाला है ना, बेटी आएगी, बेटा आएगा, सन इन लॉ आएगा, या कोई इसका अंकल आएगा, कोई भी आ सकता है सक्सेसर, ठीक है। तो लेकिन इसी के कुंभ में से कोई आने वाला है। तो इसका जो सक्सेसर है वो इसका बेटा ही आने वाला था, ठीक है, इसका बेटा ही अब सक्सेसर इसका बनना चाहता था, यानी कि वही अब थ्रोन को संभालना चाहता था। तो इसके बेटे का नाम था, यानी कि निजामुल मुल्क आसिफ जाह की डेथ के बाद इसका बेटा थ्रोन संभालना चाहता था, जिसका नाम था नासिर जंग। क्या उसका नाम था? नासिर जंग अब थ्रोन को संभालना चाहता था, यानी कि अब वही हैदराबाद का निजाम बनना चाहता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? लेकिन जो निजामुल मुल्क का ग्रैंड सन था, ठीक है, निजामुल मुल्क का जो ग्रैंड सन था, लेकिन निजामुल मुल्क आसिफ जाह का जो ग्रैंड सन था, जिसका नाम क्या था? एक सेकेंड, जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। क्या उसका नाम था? मुजफ्फर जंग। क्या उसका नाम था? मुजफ्फर जंग।
मैंने आपको बोला निजामुल मुल्क की डेथ के बाद, निजामुल मुल्क आसिफ जाह उसका पूरा नाम था, उसकी डेथ के बाद उसका बेटा थ्रोन संभालना चाहता था जिसका नाम था नासिर जंग, जिसका नाम क्या था? नासिर जंग। लेकिन नासिर जंग थ्रोन संभालना चाहता था, उसका क्या, लेकिन निजामुल मुल्क आसिफ जाह का यहां से जो क्या होता है, ग्रैंड सन, ठीक है, उसका ग्रैंड सन उठता है जिसका नाम होता है मुजफ्फर जंग। वो किसको अपोजिशन में जाता है? वो नासिर जंग को अपोजिशन में जाता है। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे ध्यान रखना। ये कौन था? ये आसिफ जाह था। क्या था? ये आसिफ जाह था। अगर किसी को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन समझ आना चाहिए। ये आसिफ जाह था और यहां से आसिफ जाह का एक बेटा था। क्या था? आसिफ जाह का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? एक सेकंड, यहां पे मैं लिखता हूं। अरे यार, पता नहीं ये चल भी रहा था वीडियो या नहीं। अगर कोई पॉइंट स्किप हो गया होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा। मैं आपको बता रहा था कि मुजफ्फर जंग जो है, मुजफ्फर जंग जब थ्रोन पे जब नासिर जंग थ्रोन पे बैठना चाहता था तो मुजफ्फर जंग ने उसको क्या की? अपोजिशन की। मुजफ्फर जंग कौन था? आसिफ जाह का ग्रैंड सन था। और नासिर जंग कौन था? नासिर जंग आसिफ जाह का क्या था? आसिफ जाह का वो बेटा था। तो मुजफ्फर जंग अब क्या करने लगा? मुजफ्फर जंग अब इसके दुश्मनों के साथ अलाइड करने लगा, ज्वाइन करने लगा। यानी कि मुजफ्फर जंग अब आसिफ जाह, मुजफ्फर जंग अब नासिर जंग के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने लगा। ठीक है, यानी कि चंदा साहिब के साथ। चंदा साहिब जो है ना, वो नासिर जंग का क्या था? वो नासिर जंग का एक दुश्मन था। तो मुजफ्फर जंग अब उसी के साथ हाथ मिलाने लगा, उसी के साथ ज्वाइन अब इसने किया। तो इसने इसके साथ ज्वाइन क्यों किया? तो ये चाहता था कि चंदा साहिब और मैं, यानी कि चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग जो है वो आपस में मिलके क्या करेंगे? हैदराबाद और कर्नाटक की कुछ सीटें वो अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन देखना, जब डेथ होती है आसिफ जाह की, जब आसिफ जाह की डेथ होती है तो यहां पे आपने देखा सक्सेसर के लिए अब क्या होने लगी? लड़ाइयां होने लगी। देखा ना आपने, मुजफ्फर जंग बोल रहा है कि मैं ही थ्रोन को संभालूंगा, नासिर जंग बता रहा है कि मैं ही थ्रोन को संभालूंगा। सक्सेसर की लड़ाई चल रही थी, सक्सेशन की लड़ाई चल रही थी, थ्रोन के लिए लड़ाई चल रही थी। तो इतने ही में क्या आता है? डुप्लीकस आता है। डुप्लीकस क्या करने लगता है? इंटरफेयर करने लगता है। कैसे इंटरफेयर करता है? डुप्लीकस सपोर्ट करता है किसको? डुप्लीकस सपोर्ट करता है मुजफ्फर जंग को। किसको सपोर्ट करता है? मुजफ्फर जंग को। यानी कि ये सपोर्ट करता है चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को। डुप्लीकस है ना, डुप्लीकस कौन था? फ्रेंच का था। ये चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को आप क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एक तरफ से मुजफ्फर जंग, एक तरफ से मुजफ्फर जंग और मुजफ्फर जंग के साथ चंदा साहिब। चंदा साहिब, इन दोनों को आप किसका सपोर्ट मिला? शाबाश, इन दोनों को आप किसका सपोर्ट मिला? फ्रेंच का सपोर्ट मिला, यानी कि डुप्लीकस का सपोर्ट मिला, है ना? डुप्लीकस का सपोर्ट मिला, डुप्लीकस का। यानी कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच जो है ना, अब ये एक टीम बन गई। तो इसको नाम दिया गया था ट्रिपार्टाइट। क्या इसका नाम दिया गया था? ट्राइपार्टाइट इसका नाम दिया गया था। क्या कहा गया था इनको? ट्राइपार्टाइट। ठीक है, ट्राइपार्टी भी इनको कहा जाता है और ट्राइपार्टाइट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ट्राइपार्टाइट और ट्राइपार्टी। ठीक है, ट्राइपार्टाइट ही इनको ध्यान रखना आप। ठीक है, इसको आप ट्राइपार्टाइट ही रखना। ट्राइपार्टाइट यानी कि तीन, यानी कि एक पार्टी जिसमें 3 लोग शामिल थे, 3 ग्रुप शामिल थे। एक था मुजफ्फर जंग और दूसरा था चंदा साहिब और तीसरा कौन था? अब तीसरा था मेरे दोस्तों फ्रेंच, यानी कि डुप्लीक्स। ठीक है, ये इनको सपोर्ट कर रहा था। तो अब ये क्या बन गई? ट्राइपार्टाइट बन गई। तो ये किसके खिलाफ बन गई? नवाब ऑफ कर्नाटक के खिलाफ बन गई। ठीक है, किसके खिलाफ? नासिर जंग के खिलाफ। ठीक है, यानी कि जो आसिफ जाह का बेटा था। ठीक है, तो 1749 में फिर क्या होता है? 1749 में जो ये ट्राइपार्टाइट होती है ना, यानी कि जो चंदा साहिब, फ्रेंच और मुजफ्फर जंग जो है ना, ये आपस में मिलजुल के, यानी कि जो ट्राइपार्टाइट होते हैं जिसमें ये 3 ग्रुप्स होते हैं, ये 1749 में अनवरुद्दीन बेचारे को किल कर देते हैं। ठीक है, एम्बुश लगाते हैं और अनवरुद्दीन को ये किल करते हैं। ये उसके बेटे को भी मारना चाहते थे, लेकिन उसका बेटा जिसका नाम था अली मोहम्मद, क्या उसका नाम था? मोहम्मद अली। उसका नाम था मोहम्मद अली। वो वहां से फ्ली हो जाता है, भाग जाता है।
ठीक है। तो अनवरुद्दीन को कब मारा गया? 1749 में। किसने मारा? ट्राइपर्टाइट ने। ट्राइपर्टाइट में कौन था? फ्रेंच, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग। तो याद रखना मेरे दोस्तों, अनवरुद्दीन को उन्होंने कहां पे मारा? बैटल ऑफ अंबुर उसको कहा जाता है। क्या उसको कहा जाता है? बैटल ऑफ अंबुर। बैटल ऑफ अंबुर। बैटल ऑफ अंबुर में अनवरुद्दीन को मारा गया था 1749 में। जो कहां पे लड़ी गई थी ये जंग? विलोरी में ये बैटल ऑफ अंबुर हुआ था 1749 में। विलोरी में 1749 में एट विलोरी ये जंग हुई थी। कौन? बैटल ऑफ अंबुर। तो इसमें क्या, ये किसके बीच में लड़ी गई थी? एक ये अनवरुद्दीन के खिलाफ लड़ी गई थी और दूसरे इसमें वर्सेस कौन था? ट्राइपर्टाइट, यानी कि ट्राइपर्टाइट वर्सेस अनवरुद्दीन। कब? 1749 में। इसको कहा जाता है बैटल ऑफ अंबुर। तो इसमें क्या हो गया? और लास्ट पे यहां पे जब ये जंग लड़ी गई, अनवरुद्दीन को मारा गया, तो यहां पे चंदा साहिब जो है ना, चंदा साहिब जिसको पहले मराठास ने क्या किया था? 1740 में क्या किया था? इंप्रेशन किया था। तो चंदा साहिब को यहां पे क्या बनाया जाता है? चंदा साहिब को यहां पे बनाया जाता है नवाब ऑफ कर्नाटक। क्या बनाया जाता है? नवाब ऑफ कर्नाटक। याद रखना मेरे दोस्तों, नवाब ऑफ कर्नाटक इसको अब बनाया जाता है। ठीक। तो लेकिन वापस में अब फ्रेंच का क्या? फ्रेंच ने तो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इसको नवाब बनाने में, अब ये क्या फ्रेंच को वापस देगा? ही रिवार्डेड। इसने फ्रेंच को रिवार्ड दिया। फ्रेंच को इसने रिवार्ड दिया। क्या रिवार्ड दिया? 80 विलेजेस। ठीक है, 80 विलेजेस की जो जमीन थी, 80 विलेज का जो एक ग्रांट ऑफ लैंड था, 80 विलेजेस का कहां पे? पौंडीचेरी के नजदीक। ठीक है, पौंडीचेरी के नजदीक जो 80 विलेजेस का एक लैंड ग्रांट था, पौंडीचेरी के नियर पौंडीचेरी। ठीक है, नियर पौंडीचेरी 80 विलेजेस का जो लैंड ग्रांट था, 80 विलेज का जो लैंड ग्रांट था वो उसने किसको दिया? फ्रेंच को दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या होने लगा? ब्रिटिशर्स को जैसे ही ये फील होने लगा कि फ्रेंच को अब 80 विलेजेस का एक लैंड ग्रांट मिला, वो भी पौंडीचेरी के नजदीक, वो भी साउथ इंडिया में, और वो भी किसने इसको फराम की? किसने इसको इशू की? चंदा साहिब ने, यानी कि नवाब ऑफ कर्नाटक ने। तो ब्रिटिश ने ये महसूस करने लगे वो, क्या फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फ्रेंच का जो पावर है, पॉलिटिकल पावर और ट्रेडिंग पावर, वो इंक्रीज होने लगा। तो अब ब्रिटिश क्या करेंगे? ब्रिटिश अब किसको सपोर्ट करने लगे? नासिर जंग को सपोर्ट करने लगे। यानी कि इसका मतलब क्या है? यहां पे भी अब ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ से नासिर जंग और ब्रिटिश, और दूसरी तरफ से चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग और कौन? फ्रेंच। यानी कि अब यहां पे भी ये क्या हो गए? यहां पे भी फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में लड़ने लगे। अब यहां पे भी ये एक यानी कि आपस में ये क्या कर रहे हैं? अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिटिश एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और यहां से फ्रेंच दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? फिर से राइवलरी किसके बीच में शुरू हो गई? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। लेकिन इस बार किसने स्टार्ट की? डुप्लिक्स ने स्टार्ट की। ठीक है, वहां पे किसने स्टार्ट की थी? ब्रिटिश ने स्टार्ट की थी पहली कर्नाटिक वार में। तो यहां पे अब नासिर जंग को ब्रिटिश वाले सपोर्ट करने लगे और उसी को ये अब चाहते थे कि हम उसको थ्रोन पे बिठाए। ठीक है, अब ये क्या कर रहे थे? लेकिन इनका मकसद ये नहीं था कि हम नासिर जंग को, याद रखना, ब्रिटिश का मकसद ये नहीं था कि हम अब नासिर जंग को नवाब बनाएंगे। नहीं, ये नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये चाहते थे कि हम मोहम्मद अली जो है, मोहम्मद अली को हम अब क्या बनाएंगे? नवाब बनाएंगे। ठीक है, ये अब चाहते थे कि हम मोहम्मद अली को अब नवाब बनाएंगे। ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि मुजफ्फर, अब नासिर जंग भी यही चाहता था, क्योंकि नासिर जंग को बेचारे को ऑलरेडी उन्होंने डिफीट किया था। ठीक है, अब ये चाहते थे कि हम मोहम्मद अली को क्या करेंगे? मोहम्मद अली को अब हम नवाब बनाएंगे। ठीक है, कर्नाटक का हम उसको नवाब बनाएंगे। तो इसी लिए अब इसी के मतलब ये जो रीजंस थे, ठीक है, थ्रोन के ऊपर, तो यहीं पे अब स्टार्ट होती है सेकंड फेज ऑफ कर्नाटक वार और एंग्लो फ्रेंच वार। ठीक है, तो कल हम देखेंगे ये फ्रेंच वार जो है, सेकंड कर्नाटक वार, ये खत्म कैसे होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।